जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। गुड मॉर्निंग, आप सारे साथियों का बहुत स्वागत है। आप लोग जानते हैं दोस्त, हमने कल कक्षा को शुरू किया। कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि चीज़ों को हम कैसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आगे कैसे कैसे बढ़ाएंगे चीज़ों को। तो उम्मीद करूँगा आप उस चीज़ को फॉलो अप करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास को। अब हर रोज बातें नहीं होंगे, कल मैंने आपको विस्तार से बड़े आराम से समझाया था कि चीज़ें हमें कैसे करनी है। ज्योति, उर्मिला, काजल, अनु, रवि, मनवीर, तनिष्क, किरण, काजल जादौन, राहुल वर्मा, आंचल, दीपक, सारे भाई बहनों का बहुत सारा स्वागत है। तो आज हम कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अरे वो क्वेश्चन वहां से लगाने थे ना 32 से। किसने भेजी हुई है ये फाइल? दूसरी फाइल मंगाओ उससे। दूसरी फाइल एक बार मंगाएंगे। प्यारे दोस्त, मुझे बस आप मुश्किल से 2 मिनट का समय देंगे। कल वाली फाइल तो होगी ना तुम्हारे पास? कल वाली लगा दो पहले, इसको बाद में लगा देंगे। 1 मिनट, इन्होंने 61 से लगा दिया है क्योंकि कल मैंने क्लास में बोला था ना कि हम 60% करेंगे। 1 मिनट का समय देंगे, इतने आप लोग मुझे बता सकते हैं आप सब कैसे हैं, कल की क्लास का रिवीजन किया बहुत अच्छे से या नहीं? बहुत बढ़िया जी। कमेंट ना एप्लीकेशन में ऐसा होता है, जो बात मैं आपसे बोलता हूँ तो वो आपके पास आपका रिप्लाई आने में मतलब यूट्यूब पे तो तुरंत आ जाता है, लेकिन कमेंट पे जो है यहाँ एप्लीकेशन पे गैप होता है। और एप्लीकेशन में गैप होता है लगभग आपका 10 सेकंड का। तो जो मैं आपसे पूछता हूँ आपके आंसर 10 मिनट 10 सेकंड के बाद आते हैं मतलब। बहुत बढ़िया सर। पूरे सेट करने से कितने क्वेश्चंस फंसेंगे? फंसने जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मैं उस तरह के झूठे प्रॉमिस आपसे नहीं कर सकता। वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है, पेपर कैसा है। और पेपर जैसा आता है वैसा ही पेपर रहेगा, वही लेवल पेपर का रहेगा, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे। वो आपकी स्टडीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी स्टडीज़ कैसी हैं। कहते हैं ना कि आपका नॉलेज बेस कैसा है, आपने किस एनर्जी से चीज़ों को सीखा है, और आपकी अपनी एबिलिटी आपने किस तरह से बढ़ाई है, यही आपका रिजल्ट बन के उभरती है। तो आपने कितनी मेहनत की होगी इस एग्ज़ाम के लिए, वो तो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप 5 क्लास या 7 क्लास या 15 क्लास को टारगेट करके बोले जी कितना फंसेगा। ये क्वेश्चन तो मुझे आपसे करना चाहिए कि आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इस बार कितने क्वेश्चंस करके आने वाले हैं। आदित्य कुमार जी, मैं एकदम ठीक हूँ भाई। वेरी गुड। क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं हो तो वापस चले जाएंगे ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो 31 को हम कल कर चुके थे। 31 हम कर कर चुके थे डीपीएसपी तक। अभी हम शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है। डीपीएसपी कल क्लियर था, जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी, मौलिक कर्तव्य थे अनुच्छेद 51 के, वो भी क्लियर था। अभी शुरू करते हैं। अब ध्यान, बस सारा का सारा फोकस क्लास पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे अच्छे स्टूडेंट्स से, जो अच्छे नहीं हैं वो अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो सारा फोकस सिर्फ क्लास पर। अतिरिक्त बातें अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दीजिए। कॉपी और पेन लेके हमेशा बैठा करो और चीज़ों को उस पर लिखा करो, नंबर डाल के 32। क्या उसके बारे में आप जान सकते हैं? नो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो वो कागज पे लिखिए या मन में बोलिए, है ना? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत के गवर्नर जनरल, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के उपराष्ट्रपति? तो क्या बोलोगे? भारत के भैया जो चीफ जस्टिस हैं। अगर मैं आपसे बोलूं चीफ जस्टिस एब्सेंट हो, चीफ जस्टिस नहीं है, तो फिर कौन? फिर आप कहेंगे कोई भी जो साथी आपका सीनियर जज होगा, जो सीनियर जज होंगे। यानी कि सीनियर जज से मतलब क्या हो गया हमारा? जो भी वरिष्ठतम होंगे। वर्ड जुड़ गया, वरिष्ठतम। तो वरिष्ठतम का मतलब है कि जो उम्र में सबसे ज्यादा है, तो ये राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, इनकी जो प्रेसिडेंट की शपथ होती है वो किस अनुच्छेद में होती है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्त आपका प्रेसिडेंट आर्टिकल्स की। तो एक बार आप सब लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे आपने। तो जो राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं, राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं?
अगर मैं बोलूं प्रेसिडेंट को सबसे पहले कहां पर बताया गया, आर्टिकल 52 में बताया गया है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका कोका दुयो दुयो दुयो, ठीक है, दशम। इन सब का क्या मीनिंग होता है, पैसे पद होता है, कैसे होता है, कार्यपालिका का प्रधान होगा, जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वो चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, कार्यपालिका का प्रधान। भाई 52 में क्या है, पोस्ट है। आर्टिकल 53 में क्या है, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव है। 54 में निर्वाचन है। 55 में कोटा बताया गया है। 56 में आपका टेन्योर यानी कार्यकाल को बताया गया है। 57 में रीअपॉइंटमेंट को यानी दोबारा नियुक्त किए जा सकते हैं। 58 में योग्यताएं क्या चाहिए, 59 में उसके जो तय होने के लिए दशाएं क्या हैं, और 60 में शपथ है, यानी कि जो आपका ओथ है वो किस में है, साथ में है। और 61 में क्या है, आपका महाभियोग है। तो निर्वाचन होगा दोस्त आपका, कोटा होगा, कार्यकाल होगा, कार्यकाल का मतलब टेन्योर, कितनी अवधि तक वो रहेंगे, दोबारा रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट इंग्लिश वाले बच्चे भी सुनते रहें, क्या उनके लिए साथी आपका योग्यताएं हैं, एबिलिटीज, ठीक है, सिचुएशंस, दशाओं को इसमें बताया गया है, दशाएं जिनको हम शर्तें भी बोलते हैं, कंडीशंस, शपथ और आपका महाभियोग, महाभियोग। अब यहीं पर मेरे आपसे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और यहीं पर हम इन्हीं आर्टिकल से प्रेसिडेंट को कवर करते हैं। अब देखेंगे जो राष्ट्रपति का पद है, हमारे देश में कितने राष्ट्रपति होते हैं, पहली बात तो ये बताएं, एक ही राष्ट्रपति होता है भैया, सब जानते हैं। कार्यपालिका का जो प्रधान होगा, यानी कार्यपालिका का क्या होगा, ये चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव। मुझे बताओ रियल एग्जीक्यूटिव है क्या ये, क्या हमारे देश में जैसे आप देखते हैं, क्या सच में राष्ट्रपति के पास में पावर्स हैं या प्रधानमंत्री के पास में? तो आप कहेंगे भैया राष्ट्रपति साहब तो सिर्फ दिखाने के हैं, प्रेसिडेंट साहब असली पावर तो किस पद में है, वो पीएम में। तो ये कार्यपालिका के प्रधान हैं, लेकिन अगर हम बोलें तो वास्तविक प्रधान तो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चीफ वास्तविक कौन है? अब इनका आता है इलेक्शन। मुझे बताओ जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं निर्वाचन में? तो आपको हमेशा याद रखना है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं भाग लेते हैं क्या? LS4 लोकसभा, RS4 राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, जी भैया। विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे, जी भैया। तो इन सब के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? निर्वाचित, यानी कि जो आपका क्या हो क्या है, इलेक्ट हो क्या है। कौन से? इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेंगे सिर्फ। कौन कौन से? इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट नॉमिनेटेड। तो मैं बोलूं कभी भी नॉमिनेटेड लोग भाग लेंगे या नहीं लेंगे? मैं आपसे बोलूं जो नामांकित लोग हैं वो भाग लेंगे या नहीं लेंगे? तो आपका प्रश्न उत्तर क्या आएगा मेरे लिए? आप कहेंगे भैया नामांकित लोग जो हैं वो भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचित लोग भाग लेते हैं। ऐसा क्यों? मुझे बताइए, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को नामांकित कर सकते हैं? तो निर्वाचित तो 238 होते हैं वहां पर। राज्यसभा में जो नामांकित यानी नॉमिनेटेड पर्संस की जो संख्या है वो 12 है। इस प्रोसीजर को हमने आयरलैंड से लिया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को भेज सकते हैं। तो वो जो 12 लोग हैं वो राष्ट्रपति ने ही भेजे। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो वो राष्ट्रपति को फेवर करेंगे या नहीं करेंगे? वो तो बोलेंगे इन फलाने भाई साहब ने तो हमें भेजा था, और अगली बार अगर राष्ट्रपति साहब चुनाव लड़ रहे हैं वो तो उनको ही वोट देंगे। तो यानी कि यहाँ फेवरिज्म आ सकता है, वो फेवर ले सकते हैं। तो फेवर ले सकते हैं, इसीलिए नॉमिनेटेड लोगों को खत्म कर दिया गया, ठीक है। कोटा, इसमें बताया गया है कि भाई एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है। वनडे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता कि विधायक का मतलब उस राज्य की जनसंख्या क्या है, ठीक है। वहां पर जो साथी आपका प्रतिनिधि हो विधायकों की संख्या गुणा 100 करके फॉर्मूला निकाला जाता है। कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? 5 वर्ष होता है, 5 ईयर। दोबारा नियुक्त हो सकता है राष्ट्रपति या ना, ये एक बार बनेगा? तो आप कहेंगे नहीं भैया दोबारा हो सकता। तो मुझे बताइए ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो आप कहेंगे दोबारा नियुक्ति, तो यानी कि 2 बार, 2 बार, 3 बार भी हो सकते हैं, 4 बार भी हो सकते हैं। 2 बार हुए हैं आपके कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार बने हैं? 2 बार, ठीक है। अच्छा, योग्यताएं होगी। योग्यता जैसे कि आपका साथी 35 ईयर की एज होनी चाहिए, 35 ईयर की एज होनी चाहिए। जैसे हम बात करें आपसे 35 के अलावा और क्या होना चाहिए इसमें? लोकसभा का सदस्य बनने की एबिलिटीज हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, यानी भारत का नागरिक हो, सदस्य बनने की योग्यता। किसकी योग्यता होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने की, ठीक है।
दशाओं की बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपका जमानत राशि कितनी है? जमानत राशि जो सिक्योरिटी मनी होती है, सिक्योरिटी मनी जो होती है आपका, जो जमानत राशि है वो कितनी होती है? तो आप कहेंगे 15,000 रुपये। मतलब जो भी राष्ट्रपति साहब का पद का चुनाव लड़ेगा उसको ये पैसे जमा करने, तो इसके पैसे खत्म हो जाएंगे या उसको मिल जाएंगे वापस? भैया पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन जो वैध मत है उसका 1/6 वोट उसको मिलनी चाहिए, 1/6 हिस्सा। अगर वो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है उसके वो पैसे भी खत्म हो जाएंगे। मुझे बताइए, जो राष्ट्रपति साहब के लिए आपका साथी प्रस्तावक होते हैं, प्रस्तावक प्रपोजर्स जो होते हैं आपका, अनुमोदक होते हैं अप्रूवर्स, उनकी संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे भैया ये 50, यानी मैं ये आपका एमपी लोग होते हैं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव आप बोले मैं लड़ लूंगा तो आप नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पहले चाहिए 50 प्रस्तावक, 50 ऐसे सांसद जो ये बोले जी हाँ भाई साहब ये लड़ते हैं तो ठीक है। तो आपके लिए 50 सांसद परमिशन देंगे या नहीं देंगे? आप कहेंगे भैया एक आध सांसद भी तैयार हो जाए तो बड़ी बात है। तो इसीलिए आम आदमी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। जैसे अनुमोदक प्रधानमंत्री हो सकता है व्यक्ति, ठीक है, बहुमत दल का नेता, वो किसी को भी चुन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए एमपी लोग हैं, संसद सदस्य हैं, ये ऐसे आम नागरिक नहीं है कि 50 लोग, ठीक है। तो आपका फिर शपथ होती है, शपथ के बारे में हम अभी बता ही चुके आपको, यानी कि ओथ के बारे में हम बात कर चुके हैं। आपका महाभियोग, अगर मैं इम्पीचमेंट की बात करता हूं तो इम्पीचमेंट से आप क्या समझते हैं? आप समझते होंगे भैया राष्ट्रपति को हटाने का एक प्रोसेस है, कि राष्ट्रपति अपने काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इम्पीचमेंट उनके ऊपर लगेगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेमी जुडिशियल प्रोसेस। और सेमी जुडिशियल का मतलब क्या पूछा जाता है? महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो आप बोलेंगे ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, संसद के किसी भी सदन में इसको शुरू किया जा सकता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और दोस्त कितने दिन पहले नोटिस देना होता है? तो आप कहेंगे भैया एक सेमी जुडिशियल नोटिस इस प्रोसेस के लिए 14 दिन पहले, 14 दिन पहले, 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। संसद के किस सदन से? लोकसभा से, राज्यसभा से? तो आप बोलेंगे भैया संसद के लोअर या अपर हाउस, किसी भी हाउस से, किसी भी सदन से इसको शुरू किया जा सकता है, किसी भी सदन से, लोकसभा के किसी भी सदन से। लेकिन उस सदन में, प्रत्येक सदन में क्या होगा? प्रत्येक सदन में मेजोरिटी आनी चाहिए, 2/3, 2/3 मेंबर्स उसको क्या बोलेंगे? पारित करेंगे, 2/3 प्रत्येक सदन के, तब ये प्रोसेस पूरा होगा और राष्ट्रपति साहब को हटा देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भैया। भैया कोटा को थोड़ा समझाइए दोस्त। कोटा के लिए तो बड़ा विवरण हो जाएगा, फिर प्रत्येक राज्य की जनसंख्या आपको पता होनी चाहिए, प्रत्येक राज्य में विधायकों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर हम उससे भाग करेंगे तो वो बड़ी टेबल होती है, उसके लिए शायद हमें कई घंटे चाहिए होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा जिनको कोटा हालांकि जानना नहीं चाहिए वनडे एग्जाम के लिए, जब आपको जानना है, जैसे यूपीएससी में पूछा गया प्रीलिम्स में, जिसको बहुत टफ बताया लोगों ने, 2021 वाला, 2021 में क्या पूछा गया वहां पूछ लिया मेघालय में एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का पूछ लिया। का अन्य सेट में आपका दोस्त किसी अन्य राज्य के विधायक का मत का मूल्य पूछ लिया, क्या वैल्यू है उसकी। तो उसके लिए तो पूरा प्रोसेस होता है, फिर उसको आप मतलब एक बड़े समय में ही समझ सकते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अभी राष्ट्रपति के लिए मैंने बताई आपको कितनी एज होनी चाहिए? 35। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज? 30, 35। तो आप कहेंगे भैया उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35, ठीक है, उपराष्ट्रपति। जैसे कुछ पूछे जाते हैं राज्यसभा के लिए एज कितनी चाहिए, तो जितने भी अपर हाउस हैं, यानी कि राज्यसभा हो गया या आपका विधान परिषद हो गई राज्य में, ये कैसे होते हैं? स्थायी सदन होते हैं, तो स्थायी सदन के लिए चाहिए 30 साल। जो लोकसभा होती है तो उसके लिए कितनी चाहिए हमको? 25 वर्ष। यानी कि जैसे विधानसभा होती है, यानी जहां पर जनता वोट करती है वहां पर तो भाई साहब 25 ही वर्ष, 25। और जहां पर आपका जो चुनाव है वो विशेष व्यक्तियों के द्वारा संपन्न किया जाता है वहां पर 30 होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति साहब के अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति को किस में बताया गया है? तो ये शुरू होता है आर्टिकल 63 से। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं उसका निकास सनी, उसका निकास, उसका निकास सनी, सनी, ठीक है। उसे क्या होता है? आपका उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को किस में बताया गया है?
उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। ये बात किसमें बताई गई? आर्टिकल 64 में बताई गई है। 65 बताता है कार्य किसके रूप में? राष्ट्रपति के रूप में। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं या नहीं? यानी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं या नहीं? आप कहेंगे जी भैया क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 66 में आपका निर्वाचन, तो मैं कहूं तो आपको 66 पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और आपका 63 पर। तो 66 में क्या पूछा जाता है? अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। आपने कहा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के कौन से इलेक्टेड मेंबर्स भैया। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये तो किसी को अपॉइंट करते नहीं। इनके चुनाव में किसी को दिक्कत थोड़ी है कि नॉमिनेटेड लोग भी भाग ले लें, वो इनका फेवर थोड़ी ना करेंगे। आप कहेंगे ठीक बात है भैया। इनके में तो क्या बोलेंगे, आपका लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ जो आपके संसद के सदन है उनके, इनके क्या बोलेंगे भैया, जो आपका निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड, निर्वाचित भी भाग ले सकते हैं, और जो मनोनीत हैं, मनोनीत का मतलब होता है आपका जो अपॉइंटेड, दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं। कार्यकाल की बात करते हैं आपका, इनका कार्यकाल कितना होता है? आपका कार्यकाल इनका भी 5 वर्ष है। समय, समय का मतलब होता है कि अगर उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएं तो वो कितने दिन में उसकी रिक्ति को पूरा कर लेना, भर लेना है। फिर आपका साथी यहां पर भी इनकी शपथ आती है और फिर उनके कार्य आते हैं निर्वाहन। ठीक है, निर्वाहन। अच्छा मुझे बताओ, उपराष्ट्रपति को शपथ, जैसे राष्ट्रपति को तो मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट के जो साथी आपका चीफ जस्टिस है वो दिलवा देंगे, लेकिन इनको शपथ कौन दिलवाता है? वो प्रेसिडेंट दिलवाएंगे, यानी भारत के राष्ट्रपति दिलवाएंगे। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। मैं से चीजों को आपको रिवाइज करा रहा हूं तो आप कर पा रहे होंगे। एक बार थम्स अप करें जी भैया, हम एक अच्छी अप्रोच बना पा रहे हैं, एक नॉलेज बेस हमारा बढ़ रहा है, हम एक अच्छे स्टूडेंट की तरह चीजों को फिल्टर कर पा रहे हैं। यही आपके स्कोर को बेहतरीन बनाता है। ऐसे नहीं कि मैं आपको कुछ जादू की झप्पी दे दूं, मैं बोलूं भैया ये 100 प्रश्न कर लो, जैसे होता भी है यूट्यूब पे अक्सर टॉप 1000 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस, तो मैं उनसे भाई साहब हमेशा बचता हूं। मैंने कभी नहीं कराए आज तक, ना कराऊंगा। यहां देखें, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो, यानी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हो, राष्ट्रपति नहीं है या तो वो एक्सपायर हो गए हैं या अभी हटा दिए गए हैं महाभियोग की वजह से, 2 ही कंडीशंस हो सकती हैं जी भैया, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्ति उनको प्राप्त होंगी। वाइस प्रेसिडेंट को नहीं भैया, उपराष्ट्रपति की शक्ति क्यों प्राप्त होंगी? यानी उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा में चीफ होते हैं, सभापति होते हैं, तो सभापति थोड़ी ना रह जाएंगे। अब याद रख लेना, जब कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे उपराष्ट्रपति, तो कभी भी वो सभापति नहीं हो सकते हैं, तब नहीं होंगे सभापति। ठीक है, राष्ट्रपति के सभी भत्ते, जो सैलरीज हैं, जो साथी आपका क्या बोलेंगे, आपका जो उनके प्रिविलेजेस हैं, विशेष अधिकार हैं, वो सब मिलेंगे, राष्ट्रपति के मिलेंगे, उपराष्ट्रपति वाले खत्म हो जाते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य जारी कर सकते नहीं भैया, क्योंकि ये तो उपराष्ट्रपति की शक्ति है ना। तो जब राष्ट्रपति हो गए तो उपराष्ट्रपति की जो पावर्स हैं वो क्यों मिलेंगी? तो क्या बोलेंगे भैया, यहां पर हमारा केवल क्या बनेगा, केवल 2 ठीक है। ओके, केवल 2 ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग, अभी मैंने इंपीचमेंट समझाया आपको, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन, जो आर्टिकल 108 में है। आप कहेंगे नहीं भैया, संयुक्त बैठक तो तब बुलाई जाती है जब संसद के दोनों सदनों के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, लोकसभा वाले नहीं मान रहे, राज्यसभा वाले अपनी चला रहे, नहीं मान रहे, तो राष्ट्रपति साहब क्या कहते हैं, भैया यहां आओ, जिसे पंचायत बुलाई जाती है। अच्छा तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? 2 भाई झगड़ा कर रहे हैं, तो घर में बड़ा बुजुर्ग यानी राष्ट्रपति क्या बोलेंगे, भैया इधर आओ, तुम दोनों, तुम यहां बैठ के बताओ तुम्हारी समस्याएं क्या है। तो ये तो तब बुलाई जाती है जब कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, दोनों सदन आपस में झगड़ा कर देते हैं। मतलब किसी बात को, झगड़े का मतलब है कि उनकी किसी मत को लेकर के कोई व्यवस्था ना बन पा रही हो। संसद के किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं जी भैया, मैंने आपको अभी बता दिया, 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाएगी। ठीक है, और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, अप्रूव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब कौन वोट दे सकता है, तो जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं क्या? आप कहेंगे जी भैया, निर्वाचित तो दोनों सदनों के होते हैं। जो विधानसभाएं हैं राज्य की,
उनके निर्वाचित सदस्य, जैसे यूपी में 403 सदस्य हैं। जी भैया। संसद और राज्यों की विधानसभाओं के, देखना इस शब्द को, आप ही बताएं क्या मनोनीत हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं भैया, क्रिस्टल क्लियर है हम लोगों को कि मनोनीत यानी जिनको नॉमिनेट किया गया है, जैसे 12 सदस्य होते तो नहीं हो सकते। बात क्लियर है? जी भैया। तो नीचे दिए गए कूट में असत्य गलत कौन सा है? तो गलत कौन सा है भाई साहब बताएं जरा, इसमें गलत कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? गलत सिर्फ और सिर्फ तीसरा है। क्या बोलेंगे? गलत सिर्फ और सिर्फ तीसरा है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस पद्धति से होता है, ये मैं आपसे पूछूं, किस सिस्टम से होता है? तो आप बोलेंगे भैया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग होता है। आनुपातिक प्रणाली। आनुपातिक का मतलब क्या हो गया? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। रिप्रेजेंटेशन, प्रणाली का मतलब सिस्टम। और इसके अंतर्गत कौन सा होता है? एकल संक्रमणीय मत। प्रत्येक मत का मूल्य लगाया जाता है, जिस बारे में मैं आपसे भी बात कर रहा था। प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य होता है एकल संक्रमणीय मत। एकल संक्रमणीय मत का मतलब क्या हो गया आपका? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफर एबल वोट का प्रयोग करके, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का प्रयोग करके। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्रेसिडेंट क्लियर है? निम्न में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? आपातकाल कब लगता है देश में, जरा बताएं। राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र है, भाई राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या है? आप स्टेट में किसको चुनते हैं? आप कहेंगे भैया हम तो स्टेट में विधानसभा चुनावों में वोट करते हैं और हमारे सीएम साहब बनते हैं जो बहुमत दल के नेता होते हैं, और सीएम से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो राज्य की व्यवस्था को बहुत सही से चलाएं। और राज्य की व्यवस्था अगर सही से नहीं एग्जीक्यूट हो पा रही है, इसका मतलब वहां का जो संवैधानिक तंत्र था वो विफल हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में कि भैया कहीं पता चले सीएम अराजक तो नहीं हो गए हैं, तो इसीलिए एक शक्ति दी गई कि संवैधानिक तंत्र विफलता हो जाए, क्या बोलेंगे? संवैधानिक तंत्र की अगर विफलता हो जाए, इस पे आपका राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं क्या? आर्थिक संकट आने पर, जी भैया, वित्तीय आपातकाल लगता है। क्या बोलेंगे? वित्तीय आपातकाल लगता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं। बाह्य आक्रमण हो जाए कोई, जी भैया बिल्कुल लगेगा। आंतरिक अशांति, अगर इंटरनल टर्मोइल कुछ हो गया है या डिस्टरबेंस हो गया है, तो क्या बोलेंगे आपका भैया? ये शब्द तो अब जो है आपका आंतरिक अशांति शब्द को तो हटा दिया गया। आंतरिक अशांति शब्द की जगह कौन सा आ गया आपका? इस शब्द को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन से 1978 में। और 1978 में क्या कर दिया गया था कि कोई सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाए, आंतरिक अशांति को हटा करके 1978 में आपको पता होगा देश में इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी किस तारीख को लगी थी देश में? 25 जून 1975। इस डेट को इंदिरा गांधी जी जब चुनाव हार गई थी तो उन्होंने सोचा भैया प्रधानमंत्री पद पर कैसे बना रह जाए, तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, फोन कर दिया उन्होंने, बोले भाई साहब जरा इमरजेंसी लगा देना देश में, तुम्हारे पास तो पावर है आर्टिकल 352 का। उन्होंने बोला ठीक है बहन जी अभी लगा देते हैं। ये भी सिस्टम फिर खत्म कर दिया गया कि कॉल पर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रेबिलियन, शस्त्रों के साथ में, वेपन्स के साथ में अगर रेबिलियंस आ जाएं, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आर्म्ड रिवोल्ट कोई हो जाए तो लगेगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आपका? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता होने पर तो क्या बोलेंगे? 1 2 3। ठीक है, आंतरिक अशांति नहीं होगा। तो कितने तरह के होते हैं मुझे आप बता सकते हैं? अगर मैं बोलूं राष्ट्रपति साहब के पास में ये शक्ति है, इसमें तो आता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है नेशनल इमरजेंसी बताएं? राष्ट्रीय आपातकाल को कुल कितनी बार लगाया गया है? तो आप कहेंगे भैया राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार कुल लगाया गया है। 1962 में जब चाइना से वॉर हमने लड़ा,
1971 में ये जो बांग्लादेश आज इतरा रहा है, इस बांग्लादेश को हमने साथी आपका 1971 में बनाया, ठीक है। और एक 1975 जिसका जिक्र मैंने अभी किया। तो नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। तो नेशनल इमरजेंसी के लिए जो संसद का अप्रूवल आता है वो कितने दिनों के अंदर आ जाना चाहिए? राष्ट्रपति साहब बोले कि नेशनल इमरजेंसी लगेगी, तो इसके लिए जो पार्लियामेंट है, संसद, उसके लिए एक अप्रूवल देती है। तो वो जो अनुमोदन है, यानी कि जो संसद से अनुमोदन आएगा, जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है आपका, वो 1 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। 1 महीने के अंदर कि ठीक है भैया आप लगा दो, या लगा दी है तो 1 महीने के अंदर संसद उसको बोलेगी कि भैया ये जो आपने लगाया इसको हम अप्रूव करते हैं। तो इसको फिर क्या बोलते हैं? 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं, 6 मंथ बढ़ा सकते हैं जी भैया। लेकिन 6 महीने बाद फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा संसद से कि सही चल रहा है, आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं। तो 6-6 माह करके इसको फिर कितने टाइम तक भी ले जा सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई इतनी ही साल लगेगी। जैसे 1975 की इमरजेंसी से क्वेश्चन पूछा है तो वो 21 माह लग गई थी, ठीक है। तो आप बोलेंगे भैया कितने समय तक के लिए इसको लगा सकते हैं, तो आप बोलेंगे भैया नो लिमिट, नो लिमिट, ठीक है। ऐसे ही फिर आता है आपका साथी आर्टिकल 356, इसको बोलते हैं हम प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगता है? अभी बताया, जो ऑप्शन ए में था, यानी राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन कहां पर लगेगा? जब स्टेट में क्या हो जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशनरी सिस्टम है वो अगर आपको लग रहा है कि उसका फेलियर हो चुका है, वो आपका सफल नहीं है, विफल हो गया है, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन कहां पर लगता है? राज्य में लगता है। कहां पर? पंजाब में लगा सबसे पहले। किस राज्य में लगा था सबसे पहले? पंजाब में। अब तक लगभग अगर बात करें, इसकी संख्या कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन लगभग 125 बार ये अब तक लग चुका है। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो संसद इसका जो अप्रूवल देगी, वो अनुमोदन इसका 2 माह के अंदर आ जाना चाहिए, 2 माह के अंदर। और 2 माह के अंदर आ जाएगा तो फिर इसको 6 माह करके मैक्स 3 वर्ष तक। भैया अब चुनाव करवाओ राज्य में, ऐसा थोड़ी राज्य में राष्ट्रपति शासन ही लगा रहने दोगे। तो मैक्सिमम 3 साल तक उसको, कोई विषम स्थिति नहीं है, कोई विषम स्थिति अगर नहीं है, मतलब स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं है, तो उसको मैक्स कितने 3 वर्ष तक के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है। यूपी में सबसे ज्यादा रहा है, सबसे ज्यादा बार लगा है यूपी में। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए आर्टिकल जो 360 है वो क्या है? अभी मैंने जिक्र किया फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय। देश में ऐसे हालात आ जाएं जैसे 1991 के करीब में आए थे, लेकिन फिर भी आपातकाल हमारे यहाँ नहीं लगा। वित्तीय आपातकाल, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है दोस्त, तो आप क्या बोलेंगे? ये एक भी बार नहीं लगा है, एक भी बार। कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार कहां पर लगा है? यूपी में लगा है, ठीक है। ब्रजेश कुमार जी बहुत सारा धन्यवाद। इसको पढ़ेंगे दोस्त, आंसर करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान यानी पार्डन कर सकता है। किसी ने मान के चलो हत्या ही कर दी, किसी की हत्या कर दी, तो राष्ट्रपति साहब आपका पार्डन कर सकते हैं क्या? बोलेंगे भैया जी भैया। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जो संसद में सत्र हो? नहीं। संसद ही किस बात के लिए है भाई? संसद का काम क्या है? कानून बनाना। आप लोग इतने नेताजी लोगों को सेलेक्ट करके क्यों भेज रहे हैं, या नॉमिनेट करके राष्ट्रपति साहब क्यों भेज रहे हैं? कि हमारे लिए वो लॉ मेकिंग करें, कानून बनाए। अब वो कानून बनाने के लिए बैठे हुए हैं। संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और आपका शीतकालीन सत्र। यानी बजट सेशन हो गया, मानसून सेशन हो गया और विंटर सेशन हो गया। तो जब सेशन चल रहे हैं तब नहीं, जब सेशंस की छुट्टी चल रही हो, जब ये लोग हॉलीडे मनाने गए हुए हैं, अब एकदम से देश में कानून की जरूरत हो गई। अब सत्र तो चल नहीं रहा है। ऐसे समझिए स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और स्कूल के लिए कुछ नियम बनाना है, या बोले कि वहां पर पढ़ने वाले जो लोग हैं उनके लिए कुछ बनाना है। अब ऐसा तो नहीं है छुट्टियों पर गया, कोई नैनीताल गया हुआ है गुरुजी, बच्चे गए हुए हैं आपका घूमने के लिए पिकनिक पर, तो सबको तो बुला नहीं सकते क्योंकि छुट्टी है।
तो इस टाइम पे क्या करेंगे, प्रिंसिपल जो है आपके यानी प्रेसिडेंट साहब एक लॉ बना देंगे कि भैया जब तुम छुट्टी से वापस आ जाओ, जब वापस आ जाओ ना घूम के, तो देख लेना जो मैंने बनाया है उसको तुम्हें भी पास करना पड़ेगा। अब संसद की जो साथी पार्लियामेंट की जो दो मीटिंग होती है उनके बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, तो संसद के दोनों आपके सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है। यानी छुट्टियां कितने दिन की हो सकती हैं, मैक्सिमम 6 महीने की। तो कोई कोई तो पूरी छुट्टी लेगा। तो उन्होंने बोला 6 महीने, और जब संसद शुरू कर दे तुम्हें होश आ जाए वापस आकर के, उस प्लस के 6 वीक्स, तो 6 महीने और 6 सप्ताह बाद आप इसको आकर के इसके अंदर अंदर तुम्हें आके देखना होगा कि जो मैंने बनाया है, तो यानी कि जो सत्र चल रहा हो तब नहीं कर सकते। बात क्लियर है जी। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा, राज्यसभा आपका साथी क्या है, स्थायी है, कभी भंग नहीं हो सकती। उच्च सदन है, उच्च सदन कभी भंग नहीं होते, क्या है, अपर हाउस है। राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में, जिस तरह से साथी आपका राज्यसभा में कितने सदस्य, 12 सदस्य, उस तरह लोकसभा में भी 2 सदस्य वो नामांकित कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या बोलेंगे भैया, 2020 से इसको भी खत्म कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन इसी बात के लिए हुआ कि अब आंग्ल भारतीय नहीं चुने जाएंगे। तो एक पुराना प्रश्न है ये। तो पुराने प्रश्न के हिसाब से तो लोकसभा में क्या बोले, आंग्ल, लेकिन आंग्ल भारतीयों का जो एंग्लो इंडियन होते थे, जिनके माँ बाप में से कोई एक अंग्रेज हो, उनका कोटा अब खत्म कर दिया गया है। सर जी 4 महीने होना चाहिए ना 6 महीने की जगह, क्योंकि 3 सेशन होते हैं। नहीं बच्चू, जरूरी नहीं है 3 सेशन हो, एक सेशन खत्म भी हो सकता है। इसलिए तो बोला मैक्सिमम गैप 6 महीने। मैं बताऊंगा बजट में, आपको सेशन के क्वेश्चन लिए हैं, सब क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं रखना है। मैंने बोला ना सिर्फ क्लास पे फोकस करिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सीखिए। तो पुराने प्रश्न के अकॉर्डिंग तो इसका उत्तर होता, जब ये पुराना प्रश्न हो गया तो क्या बोलेंगे, 1 और 4 सही होते। 1 और आपका साथी क्या बोलेंगे, 1 और 4, कौन से कथन सही हो जाते, 1 और 4। लेकिन अभी क्या बोलेंगे आप, भैया अब ये भी खत्म हो गया है, यानी मैं केवल एक कहूं तो सबसे ठीक होगा, केवल एक वर्तमान में इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक। समझ पाए आप मेरी बात। ये आंग्ल भारतीय का जो साथी आपका रिजर्वेशन था वो खत्म कर दिया गया, विधानसभाओं में भी खत्म कर दिया गया। ठीक है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गमित करने की शक्ति, जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस आएगा, तो जो ऑर्डिनेंस आता है, ऑर्डिनेंस का मतलब है संसद काम नहीं कर रही है। मैंने फिर से बता दे देना है तुमको कि 6 माह और 6 सप्ताह तक राष्ट्रपति जो अध्यादेश लेके आते हैं वो लागू हो सकता है। ये शक्ति कहां से मिली, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 कहती है। कौन सा सेक्शन कहता है उसका, धारा 42 कहती है। देखो, जो केंद्र में राष्ट्रपति हैं वही राज्य में राज्यपाल का काम है, हाँ या ना। आप कहेंगे जी भैया, तो राज्यपाल भी तो स्टेट में ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं जब वहां पर विधानसभा ना हो। जी भैया, तो मुझे बताना, राज्यपाल जो अध्यादेश लेके आते हैं, गवर्नर जो ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, वो किस अनुच्छेद में है, तो आप बोलेंगे उनके लिए है जी आर्टिकल 213। कभी कंफ्यूज नहीं होना। और राष्ट्रपति के अध्यादेश के लिए कौन सा आर्टिकल है, उनके लिए आर्टिकल है भाई साहब आपका 123, आर्टिकल 123। ठीक है। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास आप जानते हैं भाई, कोई विधेयक उनके पास गया वो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है, अपने पास रोके रख सकते हैं और चाहे तो जवाब ना दे, उनको वो पावर है। तो जो पावर उनको है, ऐसी ही एक पावर किसके लिए साथी, आपका जो पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट आया था, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट यानी पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम 1986 के लिए इसका प्रयोग किया था किसने, ज्ञानी जेल सिंह ने। अब हम इस प्रश्न को मैंने कई बार प्रैक्टिस सेशंस में दोस्तों को कराया। मैंने कहा था आत्यंतिक वोटों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो बच्चे तब भी ज्ञानी जेल सिंह लिखते हैं। तो आपको कहना नहीं, 3 तरह की वीटोज होती हैं। एक तो वीटो हो गई पॉकेट वीटो, एक वीटो के बारे में और समझिए। एक वीटो होती है हमारी, क्या बोलोगे आपका, उसको हम बोलते हैं निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो।
निलंबनकारी वीटो, वीटो का मतलब है मना कर देना, भैया एकदम से डिनाई कर देना, यानी इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सस्पेंशन वीटो। तो जो सस्पेंशन वीटो है इसका सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? तब आपका आंसर आना चाहिए कि भैया जो सस्पेंशन वीटो थी उसका प्रयोग सबसे पहले वेंकट रमन ने किया था। वेंकट रमन हमारे राष्ट्रपति थे 1991 में। ये किस बात के लिए किया था? एक विधेयक आया था सांसदों के वेतन और भत्तों को लेकर के, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस बिल को क्या बोल दिया, उसके लिए निलंबन कर दिया, सस्पेंशन ही कर दिया। एक वीटो होती है हमारी एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है साथी आपका आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो इसको हम बोलते हैं। आत्यांतिक वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आप बोलेंगे वो राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। 1954 में पैप्सू था आपका, पैप्सू। पैप्सू जो विधेयक आया था आप लोगों को पता होना चाहिए, पंजाब स्टेट हरियाणा आदि के लिए, तो उस पैप्सी विधेयक के लिए इन्होंने प्रयोग किया था। तो देख लेना, निलंबनकारी पूछे तो वेंकट रमन, आपसे पूछे एब्सोल्यूट वीटो तो राजेंद्र प्रसाद, और पूछे पॉकेट वीटो, जेपी निषेधाधिकार किसको कहा जाता है? पॉकेट वीटो को कहा जाता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो तीनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। ये भारत के राष्ट्रपति साथी जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी लिस्ट है, पूछा जाता है कौन से राष्ट्रपति थे, कौन पहले महिला थे। अच्छा, इन सारे नामों में बताएं प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम मुस्लिम कौन थे आपका? वो जाकिर हुसैन थे। पहले भी यही थे जो अपने पद यानी कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए थे, 1967 से 69 रह गया था। ठीक है, वीवी गिरी साथी ये पहले कार्यवाहक हैं, इन्हीं को बोलते रबर स्टैंप के अध्यक्ष। नीलम संजीव रेड्डी बिना अपोजिशन के, निर्विरोध जिसको हम कहते हैं, निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी आप जानते ही हैं। प्रतिभा पाटिल, पहली महिला कौन है? पहली महिला प्रतिभा पाटिल है। प्रथम आदिवासी महिला कौन है? वो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? जो मंत्रिपरिषद है बताएंगे, बोलेंगे जी? तो आप बोलेंगे मंत्रिपरिषद हमेशा प्रधानमंत्री के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति या लोकसभा के प्रति या फिर आपका राज्यसभा के प्रति। तो जो मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी बताई गई है? मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल साथी इसके बारे में है, इसके बारे में लोकसभा के प्रति। ठीक है, जैसे मैं बात करूं आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की हेल्प के लिए, राष्ट्रपति की मदद के लिए कौन होती है? मंत्रिपरिषद होती है। इसके लिए राष्ट्रपति की मदद के लिए मंत्रिपरिषद है। तो और मंत्रिपरिषद किसके प्रति आपका साथी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है? तो आप बोलेंगे भैया ये बात की गई है आर्टिकल 75(3) में। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं मंत्रिपरिषद में कितने तरह के मंत्री होते हैं? तो आप बोलेंगे भैया जो मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल होती है उसमें 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। एक तो होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। दूसरे साथी आपके होते हैं कौन? राज्य मंत्री। और तीसरे होते हैं आपका उपमंत्री यानी स्टेट मिनिस्टर्स और सब मिनिस्टर्स। कैबिनेट, स्टेट एंड सब, 3 तरह के मंत्री होते हैं। और मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है केंद्र में? तो केंद्र में तो आपका प्रधानमंत्री और राज्य में आपका कौन होते हैं? वो सीएम होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के कार्यकाल के साथ में, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, या जब तक लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, जब तक लोकसभा में उसको समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है, भाई प्रधानमंत्री कौन है? जैसे अभी नरेंद्र मोदी हैं आपका, लगभग आपका 11वीं बार उन्होंने झंडा फहराया लाल किले पर, तो इसका मतलब क्या है? उनको बहुमत दल का समर्थन प्राप्त है। राज्यसभा को बेटा ऐसा नहीं लिखना है, भारती बंसल एक गंदे बच्चे की पहचान है ये कि सर लोकसभा की जगह प्रधानमंत्री होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा आंसर बच्चों, आपने नहीं पढ़ा है तो बस अब सीखना है,
कुछ और नहीं लिखना है प्लीज। आपकी तरह बच्चे देखिए ऊपर नीचे अतिरिक्त जानकारी लिख रहे हैं, उनको जो पता है वो उसको लिखने का प्रयास करते हैं और आप कहीं और उलझे हुए हैं। ध्यान से सीखिए। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस, उच्च सदन। उच्च सदन को ही साथी हम क्या बोलते हैं? आपका स्थायी सदन कहते हैं। स्थायी का मतलब कभी भी ये आपका डिसमिस नहीं हो सकता है, कभी नहीं। जैसे क्वेश्चन पूछा था एक बार आपका बीपीएससी में कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है ये बताइए। तो आप कहेंगे नहीं भैया, राज्यसभा सदस्य का होता है, राज्यसभा का नहीं होता है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स बनेंगे, उनका कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई का मतलब 33% जो होते हैं वो लोग क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। तो जैसे राज्य में आपका क्या होगा? उच्च सदन, वहां पर विधान परिषद है, वो भी कभी भंग नहीं हो सकती। जैसे निम्न सदन कौन है? निम्न सदन है आपका लोकसभा। निम्न सदन कौन है? वो लोकसभा है। लोकसभा को साथ ही लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता के लोकप्रिय लोग जाते हैं, वहां पे तो लोकप्रिय नहीं जाते हैं, पता ही नहीं चलता राज्यसभा में कौन गया। इसको प्रथम सदन भी बोलते हैं, फर्स्ट हाउस। तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपका राज्यसभा को क्या कहते हैं? द्वितीय सदन। द्वितीय सदन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लोगों के द्वारा नहीं चुना जा रहा है, तो वो पॉपुलर नहीं है। ये लोकप्रिय है, ये पॉपुलर है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लोगों का सदन। क्योंकि यहाँ पर जो नेताजी लोग गए हैं लोकसभा में, ठीक है, तो नेताजी लोग जो गए हैं वो लोगों के द्वारा गए हैं। ओके, अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा सीटें आपको पता होनी चाहिए, जो राज्यसभा की सीट हैं सबसे ज्यादा किस राज्य में है? राज्यसभा की सीट, पहली बात तो ये बताओ कितनी सीट है हमारे यहाँ? 250 सीट है मैक्स, 250 सीट है। वर्तमान में तो 243 है। 250 सीट में अगर हम बात करते हैं, 238 प्लस 12 कौन है? जो राष्ट्रपति साहब आपका नियुक्त करते हैं। तो राज्यसभा की सीटें यूपी में कितनी है? आपका 31 है। महाराष्ट्र में आपका दोस्त 19 सीट है। तमिलनाडु में आपका 18 सीट है। और बिहार और वेस्ट बंगाल में, BR फॉर बिहार, 16 सीट हैं। ठीक है। जैसे असम में कितनी है? असम में राज्यसभा की साथ ही आपका 7 सीटें हैं। दिल्ली आपका, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें हैं, 3 सीटें हैं। अभी असम का जिक्र मैंने क्यों किया? दिल्ली तो हमारी राजधानी इसीलिए इंपॉर्टेंट है, फिर दिल्ली के साथ में आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। प्रश्न पूछा जाता है नॉर्थ ईस्ट, कोई भी राज्य दे देता है, जैसे आपको नागालैंड दे देगा तो पूछेगा नॉर्थ ईस्ट या नागालैंड, कोई भी पूछे, वहां सभी में एक सीट है। नॉर्थ ईस्ट समझते हैं ना, 7 सिस्टर्स, तो 7 सिस्टर्स में एक सीट है। एक्सेप्शनल केस कौन है? वो असम है। सिर्फ असम में एक नहीं है, इसलिए असम की बहुत बार पूछी जाती हैं सीटें। ठीक है, तो ये मैक्सिमम आपके शुरुआत के 4, और ये जो मैंने आपको डेटा लिखा है पता होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? क्या जनता वोट करती है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव? आप कहेंगे नहीं भैया, राज्यसभा के विधानसभा जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो आपका क्या करते हैं? विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनको चुना जाता है। चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। जी भैया, चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट एक चुनाव होता है, सिर्फ विधायक वोट करते हैं। और विधायक वोट करते हैं तो क्या बोलेंगे? आपका राज्यसभा के लिए उम्र कितनी मैंने आपको बताई थी? एज 30 होनी चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। और याद रख लेना 3 अप्रैल 1952 को, 1952 को राज्यसभा का आपका गठन हुआ था, और तब इसका जो नाम था वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो पूछा जाता राज्यसभा को शुरुआत में किस नाम से जाना जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आपसे पूछे इसकी गठन तो हो गया, इस्टेब्लिश तो कर दिया, लेकिन पहली मीटिंग कब हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी? तो आप बोलेंगे पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को, 1952। कोई दिक्कत?
इतनी बात में किसी को शायद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूं, हाँ एक बात और बताओ, राज्यसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल 79 क्या कहता है आपका? पार्लियामेंट के बारे में बताता है। और संसद किससे मिलके बनती है भैया? लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट तो आर्टिकल 52 में है। तो लोकसभा किस में आती है फिर आपका? लोकसभा किस में आती है? तो संसद हो गया आपका। राज्यसभा आ जाती है 80 में, और लोकसभा आ जाती है आर्टिकल 81 में, और 79 में पार्लियामेंट को बताया गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ गया। संसद के संयुक्त सत्रों को कौन संबोधित करता है? मैंने आपको बताया था किसी बात पर सहमति नहीं बन रही है और एक ज्वाइंट सेशन बुला लिया गया दोनों सदनों का। भाई लोकसभा वाले तुम भी आओ, दोनों भैया बुला लिए बाबा ने, ठीक है। सौदागर यादव पढ़ते रहेंगे भाई आराम से, वो आपका टेंशन नहीं है, वो मेरा टेंशन है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ब्लॉक होने का सिस्टम भी है मेरे दोस्त, यहां पर याद रख लेना। ज्वाइंट मीटिंग हमने ली ऑस्ट्रेलिया से आर्टिकल 108 से। अरे सिलेबस रह जाएगा, ये होगा वो होगा, सिलेबस कब तक कवर, वो मेरी टेंशन है, आपका टेंशन नहीं है। आप शायद मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं जानते मतलब मुझे लगता है कि आप अपने पेपर के लिए उतना चिंतित नहीं होगे जितना चिंतित मैं रहता हूं साथी। ये बात शायद आप समझोगे, कभी ना कभी समझोगे। तो ऑस्ट्रेलिया क्या बोलोगे? तो राष्ट्रपति की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके जो बैठक उन्होंने बुलाई है, बुलाया, कॉल तो कर लिया प्रेसिडेंट साहब ने, लेकिन अध्यक्ष कौन होगा? पंच कौन होगा उसमें? अध्यक्ष होते हैं हमेशा स्पीकर। स्पीकर का मतलब क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष। और मान के चलो लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है तो कौन होंगे फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन होंगे? राज्यसभा के उपसभापति। सभापति कभी नहीं होंगे, राज्यसभा के उपसभापति। जो ये बैठक होगी इसके लिए कोरम कितना चाहिए? बैठक के लिए 1/10 लोग होने चाहिए। सदन में जितने सदस्य हैं उसका 1/10, लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठी होगी तो उनमें कोई मेंबर्स होंगे उस टाइम पे, तो उनका 1/10 लोग मौजूद ही होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी आएंगे, 1/10, 1/10। अब मुझे बताइए 1/10 की शर्त और कहां पर है संविधान में? तो भैया विपक्ष के लिए भी कितनी चाहिए सीटें? विपक्ष के लिए भी जैसे लोकसभा में विपक्ष होना है तो विपक्ष के लिए भी 1/10 का कोरम चाहिए। वही बनेगा क्या आपका विपक्ष, और फिर होता है एक विपक्ष का नेता जो उसको लीड करता है वहां पर। विपक्ष का नेता जो पद है ये हमारे जो ये पोस्ट है भाई अपोजिशन लीडर। अपोजिशन लीडर कब आया आपका? 1969 में इसको वैलिड किया गया तो भाई साहब हाँ विपक्ष का नेता भी होगा। और मुझे बताओ प्रथम अपोजिशन लीडर इस देश में कौन बने? प्रथम विपक्ष नेता राज्यसभा में बने थे। कहाँ बने थे? राज्यसभा में बने थे। और प्रथम जो अपोजिशन लीडर हैं वो हैं श्याम नंदन मिश्र। एसएससी जेई ने पूछा है क्वेश्चन, जेई पूछ चुका है उसको। सीजीएल से थोड़ी मतलब लेवल अप रहता है उसकी जीएस का, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या ये बात सही है या गलत है? जी भैया, लोक लेखा समिति समझते हैं, संसद की स्थायी समिति है और इसमें आपका साथी कितने मेंबर्स होते हैं ये पता ही होना चाहिए। 22 सदस्य होते हैं। 15 कहाँ से जाते हैं? जब भी कभी भी 22 होंगे तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें 1921 में इसका गठन हुआ। मुझे बताओ कार्यकाल कितना होता है? एस्टैब्लिश किया गया 1921 में, क्योंकि 1990 का चैम्सफोर्ड जो अधिनियम है उसको आधार बनाया गया। इसमें टेन्योर 1 वर्ष का होता है। जो लेख लेखा समिति है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको एस्टिमेट्स कमेटी की बहन बोलते हैं, जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति की बहन, प्राक्कलन समिति की बहन किसको कहा जाता है? भैया यही है आपका। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, जी भैया, उद्योग एवं व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति। ये बात गलत होगी, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है।
मुझे बताओ, जो साथी आपका प्राक्कलन समिति होती है उसमें एस्टिमेट्स कमेटी इसको बोलते हैं, एस्टिमेट्स कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो आप कहेंगे भैया इसमें 30 सदस्य होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वो आपके लोकसभा से होते हैं। कहाँ से? कहाँ से होंगे? लोकसभा से। इसका जो गठन किया गया था वो 1950 में किया गया। जॉन मथाई थे आपका प्रथम वित्त मंत्री भी रहे, उनकी सिफारिश पर। तो मुझे ये बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ी संसदीय समिति, सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी है? तो सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी हो जाएगी? प्राक्कलन समिति हो जाएगी। जो साथी इस बात को नहीं जानते लिख लीजिए कहीं, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लोक लेखा समिति का दोस्त किसको कहा जाता है? तो वो सीएजी है। लोक लेखा समिति का दोस्त, या कहा जाता है कैग का दोस्त कौन है? भाई दोस्त का दोस्त तो दोस्त होता है ना, और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, ऐसे तो सिखाया गया है सबको। तो ये इसका दोस्त बोले या कैग का दोस्त बोले, कौन सी समिति है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। बताना कैग को किस अनुच्छेद में बताया गया है? 2 पोस्ट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उसके लिए साथी आर्टिकल 148 है, ठीक है? निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत यानी कि एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, किस प्रकार के बिल के लिए? तो मनी बिल के लिए चाहिए क्या? नहीं भैया, मनी बिल के लिए तो साथी सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा कि वो मनी बिल है या नहीं है। जानते हैं इस बात को? क्या आप मुझे बता सकते हैं मनी बिल को किस आर्टिकल में बताया गया है? तो संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं, आर्टिकल 368 के तहत जो विधेयक होते हैं साथी, उन सब के लिए क्या चाहिए हमको? एक आपका स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। इसको तो सिर्फ लोकसभा में, और याद रख लेना जो धन विधेयक है उसको भैया आर्टिकल 110 में बताया गया है। जो वित्त विधेयक होते हैं, फाइनेंशियल बिल जो होते हैं, वित्त विधेयक को किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो वित्त विधेयक को बताया गया है भाई साहब आपका आर्टिकल 117 ए और सी में। ऐसे ही पूछा जाता है बजट को किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो बजट जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल बजट को आर्टिकल 112 में, इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब पूरे साल का यानी पूरे वर्ष का जो एनुअली फाइनेंस है हमारा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वार्षिक वित्तीय वितरण जो है वही साथी क्या है? बजट है, हिंदी में बोले तो वो आर्टिकल 112 में है। अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहे हैं, जैसे अभी किसकी सरकार है वर्तमान में? बीजेपी की। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि भाई हमको इस सरकार में विश्वास नहीं है, तो वो उसके खिलाफ ले आएंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार को गिराने के लिए। तो सरकार को गिराने के लिए संविधान की प्रक्रिया के तहत क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किए जाते हैं। कौन सा कथन सही है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है साथी संविधान की प्रक्रिया के तहत नहीं आता है, उसके लिए कहीं प्रोसीजर नहीं है, लेकिन आएगा कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन तो उसको हमेशा कहां? लोकसभा में ही, अर्थात केवल 2 ठीक होगा। पहली बार किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था? तो आप कहेंगे भैया पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आया वो नेहरू जी के खिलाफ लेके आए थे आचार्य कृपलानी। पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आया? तो पहली बार आचार्य कृपलानी। कौन लेके आए थे? आचार्य कृपलानी। पहली बार आचार्य कृपलानी लेके आए थे 1963 में। वही आचार्य कृपलानी जो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1947 में मेरठ में। मेरठ में तब अधिवेशन हुआ था। यहां पर आएंगे, ध्यान से पढ़ना। अब इस तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछने लग गया है सीजीएल, अब तो इवन छोटे एमटीएस में भी पूछे जाने लगे हैं। अतारांकित प्रश्न आपको पता होना चाहिए। संसद में तुमने बहस होती देखी है कभी या नहीं? लड़ जाते हैं आपस में, तो वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर भी दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन होता है तो स्टार क्वेश्चन होगा यानी तारांकित होगा, या अनस्टार होगा यानी अतारांकित होगा। तो जो अतारांकित प्रश्न है ऐसा प्रश्न होता है जो मौखिक, याद रख लेना, नहीं।
अतारांकित अनस्टार क्वेश्चन जो होता है उसका उत्तर हमेशा लिखित में चाहिए। एक नेताजी दूसरे नेताजी से उसका उत्तर चाहते हैं और उन्होंने उस क्वेश्चन को दिया लिख करके, किनको दे देंगे? सदन के जो मुख्य आदमी है, मुख्य आदमी मतलब जैसे लोकसभा में लोकसभा स्पीकर हैं या राज्यसभा में उपसभापति हैं, तो ये साहब कागज पे लिख के देते हैं भैया मुझे ये प्रश्न के उत्तर चाहिए। जैसे तुम मुझे कुछ प्रश्न दे दोगे, भैया इसका उत्तर चाहिए, अब एक प्रश्न के आगे तुम लगा दो स्टार, तो लोकसभा अध्यक्ष समझ जाएंगे इसने इसके आगे स्टार लगाया है, यानी कि ये विपक्ष से पूछना जो चाहता है स्टार लगा हुआ है, तो याद रख लेना तारांकित है, स्टार क्वेश्चन है। अगर स्टार बना हुआ है तो उसका उत्तर तो भैया ओरली सदन में खड़े होकर देना पड़ेगा। अरे भैया एकदम से प्रश्न दे देगा तो उत्तर उसको पता हो ना हो, तो इसके लिए 10 दिन का टाइम दिया जाता है। 10 दिन पहले दे दिए जाते हैं कि भैया 10 दिन बाद ये उत्तर चाहिए। और फिर नेताजी तो नेताजी हैं, दे तो उत्तर ना दे, कौन क्या कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तारांकित, तो तारांकित का उत्तर कैसा होगा? हमेशा ओरल होगा और इसका होगा रिटन में। कितने ऐसे तथ्यपूर्वक मामले जिनके संबंध में प्रश्न काल के दौरान, क्वेश्चन आवर कब होता है, टाइम बताओ क्वेश्चन आवर का, प्रश्न काल के दौरान उत्तर दिया गया हो, स्पष्ट करने के प्रयोजन से सभापति द्वारा बुलाए जाने पर किसी सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न जो है अनुपूरक क्वेश्चन, अनुपूरक प्रश्न कहलाता है। यानी आपने एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर तुम्हें मिल गया, लेकिन एक प्रश्न और जन्म हो गया तुम्हारे मन में, अब इसको भी पूछूं, इसको भी पूछूं, तो इसको भी पूछूं, उसी को बोलते हैं हम क्या, आपका अनुपूरक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता है? तो आप कहेंगे जी भैया सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रश्न काल में। अल्प सूचना प्रश्न वे हैं जिनका कोई सदस्य पूरे 14 दिनों से कम अवधि के अंदर मौखिक उत्तर चाहता है। तो क्या बोलेंगे? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कौन से होंगे? जिनका 14 दिन के भीतर कैसा आंसर देना पड़ेगा? मौखिक, ओरली, यानी आपका स्टार, उनके लिए 10 दिन का टाइम है। बहुत बढ़िया निकिता नागर जी, बहुत थैंक यू मेरी बहन। क्या बोलेंगे? 2 और 3, 2 और 3 क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। अब मैं यहां से पूछना चाहूंगा आपसे, संसद के जो सत्र होते हैं, कितने सत्र होते हैं संसद में? सेशंस कितने होते हैं? सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, तो कितने सेशंस होते हैं साथी? आप कहेंगे भैया पहला होता है बजट सेशन, बजट सेशन चलता है आपका फरवरी से मई, फरवरी से मई चलता है। दूसरा आपका होता है मानसून, जो अभी चल रहा है आपका, मानसून सेशन होता है जुलाई से सितंबर तक। और तीसरा होता है जब ठंड पड़ेगी, शीतकालीन, तो उसको बोलते हैं विंटर सेशन, वो होता है लास्ट के 2 महीने, नवंबर और दिसंबर में। मुझे बताओ क्या 12 महीने के 12 महीने संसद की कार्रवाई नेताजी जो तुमने चुने 12 महीने काम करते हैं क्या? देख के बताओ एक बार। आप बोलेंगे छुट्टी हो गई, तो छुट्टी हो गई, यहां पर मई जून की छुट्टी हो गई, और यहां पर किसकी? अक्टूबर की छुट्टी हो गई, और फिर जनवरी की छुट्टी होगी, तो 3 महीने तो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो 3 महीने अगर काम नहीं हो रहा है, लेकिन संसद के कितने सत्र होने जरूरी हैं? जरूरी है कि ये तीनों हो? कभी कभी तो ऐसा होता पूरा मानसून सत्र ही गायब हो जाता है, इसीलिए बोलते मानसून सत्र को गायब करोगे। मई कौन सा मंथ है? 5वां। नवंबर कौन सा है? 11वां। तो 5वें से 11वां, तो मैक्सिमम गैप कितने का हो जाएगा? 6 महीने का। तो कम से कम कितने सेशन होने जरूरी हैं? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो तीनों हो जाएं, लेकिन कम से कम 2 सत्र होने जरूरी हैं। और जो साथी गैप है वो क्या बोलेंगे? 6 महीने से ज्यादा ना हो, 6 मंथ से ज्यादा ना हो। ठीक है, ये तो जानते हो जी भैया, ये जानते हैं। अच्छा, जब सत्र शुरू हो गया तो जो 11 से 12 होता है वो होता है आपका 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होती है, क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न काल है, प्रश्न काल। 12 से 1 क्या होता है आपका? ये शून्य काल होता है, 0 आवर होता है, 0 आवर। 1 से 2 होता है लंच, नेताजी को भूख लग जाती है 2 घंटे बाद, तो नेताजी फिर खाने जाते हैं, ये उनका लंच टाइम है कि भैया नेताजी अब थक गए हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए लंच का। 2 बजे के बाद में फिर वो सारे स्थगन प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कुछ भी है, हो हल्ला, एक दूसरे कॉलर पकड़ने को तैयार, वो सब 2 बजे के बाद होता है।
इस टाइम तक तो शांति बनी रहती है, 2 बजे के बाद खींचतान होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से, नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ आया और वो उनकी सरकार गिर गई? मोरारजी देसाई के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, लेकिन ये चालाक निकले थोड़े से, इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया, पहले ही रिजाइन कर दिया। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से नहीं हटे, अपने इस्तीफे से हटे। ठीक है, कोई दिक्कत या परेशानी? विश्वनाथ प्रताप सिंह हटे हैं, एच.डी. देवगौड़ा हटे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हटाया गया। तो क्या बोलेंगे? 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। ठीक है, तो मैंने बता दिया सबसे पहले नेहरू जी। तो लोकसभा में जब इसको लाया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों का अप्रूवल चाहिए, वो अनुसमर्थन करे कि हाँ भैया 50 लोग तैयार हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। तो मोरारजी देसाई तो चालाक निकल गए, उन्होंने बोला अच्छा नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाओ, मैं पहले ही रिजाइन कर देता हूं, खुद हट गए थे वो। धन विधेयक के संदर्भ में विचार कीजिए। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही पारित किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। धन विधेयक का विषय क्षेत्र वित्त विधेयक की अपेक्षा सीमित होता, छोटा होता है। अतः प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। जी हाँ, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, हमारे गुरुजी पढ़ाते थे हमें। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, क्योंकि वो छोटा है। तो याद रख लेना, जो मनी बिल है MB, वो फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जैसे आप रीजनिंग में भी सर्कल करते होंगे। तो संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक के विषय में नहीं, क्योंकि धन विधेयक तो सिर्फ संयुक्त अधिवेशन तो जब होगा तो दोनों सदन हो। तो लोकसभा में आता धन विधेयक, तो संयुक्त अधिवेशन कैसे बुला सकते हैं? तो क्या पूछा है, कौन से सही हैं? तो 2 और 3 कर पा रहे हैं दोस्त? क्वेश्चन कर पा रहे हो, सीख पा रहे हो ना, जो मैं तुम्हें सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे उसकी टर्म्स को समझना है। कि धन विधेयक को संयुक्त, तो आप बोलेंगे, आपके दिमाग में संयुक्त तो भैया लोकसभा और राज्यसभा, और धन विधेयक का राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अंकित कुमार मेरे भाई, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा के नेता कौन होते हैं भैया? आपका प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के नेता। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, लोकसभा सीट मुझे बताइए, आप सबसे ज्यादा किस में हैं? यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र 48, फिर वेस्ट बंगाल आता है 42, फिर बिहार आता है BR4 बिहार 40, और तमिलनाडु साथी मेरे, तमिलनाडु की सीटें 39 हैं। मैं आपसे पूछूं, लोकसभा में जो आरक्षित सीटें हैं, रिजर्व सीट, आरक्षित सीट लोकसभा में कितनी है? तो आप बोलेंगे भैया 84 आपका SC के लिए और 47 ST के लिए। तो कुल कितनी सीट हो गई टोटल बताएं? 131। भारत के प्रधानमंत्री आपको पता होने चाहिए क्रम से, या आपको PDF में मिलेंगे। ठीक है जी सर, अभी तक का सब कुछ बहुत क्लियर है, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ में। बस यही ध्यान तुम्हारा चाहिए अच्छे स्टूडेंट्स का। खराब स्टूडेंट से कभी कोई उम्मीद नहीं है। खराब मतलब कोई नहीं होता स्टूडेंट, खराब का मतलब है जिस बुद्धिहीन को ये नहीं पता कि मुझे यहां ध्यान लगाना है और बातें कर रहा होता कुछ की कुछ, वो अभी बुद्धिहीन है, वो अच्छा हो जाएगा ये उम्मीद करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं जो स्पीकर हैं। अपना कास्टिंग वोट कब, कभी कभी सरकार बचाने में इस्तेमाल कर जाते हैं। तो कास्टिंग वोट वर्तमान सरकार को बचाने हेतु ये कभी कभी कर जाते हैं, लेकिन हमेशा इस बात के लिए कास्टिंग वोट नहीं है। जब वोट बराबर हो, ये उसकी सही डेफिनेशन है, यानी दोनों के वोट बराबर हो गए तो ये अपनी वोट डाल सकते हैं कास्टिंग वोट को। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में, महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में है? तो आप बोलेंगे आर्टिकल भैया 76 में है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, इन्हीं के लिए आर्टिकल 88 है, जो ये कहता है कि भैया ये क्या बोलेंगे, सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, हाँ या ना? जी भैया, सदन की बैठक जो होती हैं, जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, उनमें ये भाग ले सकते हैं, लेकिन कभी भी मतदान या वोट ये नहीं कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है।
तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हत होगा। पहली बात, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। तो भैया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या कंडीशंस है? तो आप बोलोगे भैया कहीं पर हाई कोर्ट में वो कम से कम जज रहा हो, हाई कोर्ट में जज रहा हो, कितने वर्षों तक? 5 वर्ष तक, वही तो चीफ जस्टिस बन सकता है। या किसी हाई कोर्ट में वो एडवोकेट रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता कितने वर्षों तक रहा हो? 10 वर्षों तक। तो ये शर्त है भैया चीफ जस्टिस बनने की, तो यही 2 शर्तें तो हैं जी। तो चीफ जस्टिस बनने की योग्यता जिसमें होगी वही बनेगा भारत का महान्यायवादी। इसीलिए महान्यायवादी एजीआई को हम बोलते हैं भारत का प्रथम विधि अधिकारी। फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है? ये भैया किसी भी कोर्ट में जाके मुकदमा लड़ सकता है, भारत सरकार का पक्षकार होता है। किसकी साइड लेता है? भारत सरकार की। तो भारत सरकार का सबसे प्रमुख वकील भी कौन होता है? वो यही होता है। कौन होता है? यही होता है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, पारिश्रमिक का मतलब सैलरी, जो संसद आपका किसके नीचे? जो पार्लियामेंट के द्वारा नहीं जी, राष्ट्रपति तय करते हैं। और फिक्स पारिश्रमिक नहीं होता, ना कार्यकाल फिक्स होता है, याद रख लेना। इसका जो कार्यकाल है क्या वो निश्चित है? इसका जो वेतन है क्या वो निश्चित है? एजीआई का आप कहेंगे नहीं भैया, ना कार्यकाल निश्चित है ना वेतन निश्चित है। तो क्या बोलेंगे? केवल एक सही है। क्या बोलेंगे? केवल एक सही है। यहां पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भारत के पहले एजीआई कौन थे? एजीआई मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। तो क्या बोलेंगे? MC सीतलवाड़। वर्तमान में बता दो तुम कौन है? पूछा जाता है जो दूसरे सीजीआई थे, सीजीआई बोलूं सॉरी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, वो कौन थे? CK दफ्तरी थे, CK दफ्तरी। वर्तमान में आप बताएंगे, करंट अफेयर्स का आप जानते हैं। वर्तमान में कौन है? आंसर आना चाहिए R वेंकट रमणी। R वेंकट रमणी। कोई दिक्कत? भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PM एंड एम्परर किंग? ऐसा तो कोई क्वेश्चन हमारा नहीं आया। मैंने कहा ना क्वेश्चंस पे फोकस करो। राजा राजतंत्र में होता है, वहां पे राजा के बेटे राजा बनते हैं। PM आपका साथी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में बनता है, लोकतंत्र में बनता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। ऐसा तंत्र जहां लोगों को शक्ति है, जहां लोग चुने अपना अध्यक्ष, वह प्रधानमंत्री होता है। और जहां पर आपका शासन ही चुने, वह आपका किंग होता है। ठीक है, यानी वो बाय बर्थ होता है, जन्म से होता है। लेकिन प्रधानमंत्री पद जन्म से नहीं होता है, वो तो किसके होता है? वो लोगों से होता है। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सबसे बड़ा न्यायालय, हाई कोर्ट, क्या बोलोगे? सुप्रीम कोर्ट, अंतिम न्यायालय। अच्छा मुझे बताओ वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? वर्तमान में हाई कोर्ट कितने? दोनों का आंसर करो। वर्तमान में हाई कोर्ट आप कहेंगे 25, और सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में कितने? भैया सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होता है, एक ही होता है। बहुत अच्छे कुछ साथी ऐसे आंसर लिखते हैं 56 का A। ये बड़ी कमाल बात है। कुछ को पता ही नहीं है किसका लिख रहे हैं, ACDB सब मिक्स आ रहा है। बहुत बढ़िया। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो कौन थे वो? M हिदायतुल्ला। कौन थे? M हिदायतुल्ला। H कानिया, हीरालाल J कानिया, ये पहले थे, पहले। अभी कौन है चीफ जस्टिस? न्यायमूर्ति PL, इनको बोलते हैं साथी आपका PIL का जनक, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका को किसने पैदा किया था? पहली महिला कौन है? वो फातिमा बीबी है। बेसिक प्रश्न तो जानते होंगे ना, नहीं जानते होंगे तो फिर पिटाई होगी, है ना। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाते हैं,
तब भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो राष्ट्रपति के कार्य करते हैं। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु में अपने पद पर रह सकते हैं। क्या ये बात भी सही है? बिल्कुल सही बातें हैं दोनों। वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की उच्च न्यायालय के मुख्य नियुक्ति ये करेंगे? नहीं जी, प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं, राष्ट्रपति साहब। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करेगा? वो भी प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट। ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट किन किन की नियुक्ति करते हैं ये मुझे बताइए। कोई एक एक चीज आप भी सोचिए। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किसकी नियुक्ति करते हैं? किनको नियुक्त करते हैं? तो आप बोलेंगे भैया जितने भी कमीशन हैं, जितने भी कमीशन है, कमीशन का मतलब वो साथी आपका अल्पसंख्यक आयोग हो सकता है, माइनॉरिटी कमीशन हो सकता है, मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स के लिए हो सकता है। ठीक है, मानवाधिकार के लिए हो सकता है आपका साथी। अगर बात करें राष्ट्रीय आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए हो सकता है, एनसीबीसी बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। आपका साथी अनुसूचित जाति के लिए आयोग हो सकता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब हो सकता है, अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग हो सकता है, महिला आयोग हो सकता है, महिला आयोग। इन सब के जो भी अध्यक्ष या सदस्य होंगे, यानी जो आपके मेंबर्स होंगे या प्रेसिडेंट होंगे इसके, उन सबको बोलेंगे भी, फटाफट से बोलेंगे भी, क्या बोलेंगे आपका? इन सबको। और अगली बात अगर हम करें, आपका राज्यपाल, स्टेट में जो गवर्नर है उसको नियुक्त कौन करेगा? आपका वो प्रेसिडेंट करेंगे। जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महानियंत्रक लेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे आपके साथी, आपका फाइनेंस कमीशन होगा, वित्त आयोग होगा, वित्त आयोग होगा, राजभाषा के लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है, राजभाषा आयोग। इन सब को नियुक्त कौन करेंगे? ये सब आपका प्रेसिडेंट साहब करते हैं, आपको पता होनी चाहिए। बोलेंगे सचिन राजपूत जी आर्टिकल 124 का 7 बता दीजिए। बेटा प्रश्न नहीं पूछने हैं, कितनी ऐसे आपको नहीं लगता? अभी कक्षा में हजारों बच्चे हैं, ये सब अलग अलग क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या होगा? 140 124/7 में कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका है तो वो अन्य कहीं अभिवाचन नहीं करेगा। अभिवाचन का मतलब है उस रूप में कहीं और कार्य नहीं करेगा, किसी अन्य न्यायालय में कार्य नहीं करेगा। ऐसे प्रश्न नहीं पूछने। एक साथी पूछ रहे विधान परिषद और विधानसभा में क्या अंतर है? वही है जो राज्यसभा और आपका लोकसभा में है। विधान परिषद स्थायी सदन है। मेरे भाई प्रश्न नहीं पूछने हैं। विवेक कुमार जी पूछ रहे हैं राष्ट्रपति का सर जी वेतन कितना है? 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का 4.5 लाख रुपए। अगर आप यहाँ कक्षा में वेतन पूछने आए थे तो मैं आपको इस बार इस सीरीज के लिए जो फायदा आप ले सकते हैं उस लेने वाले स्टूडेंट्स में से नहीं मानता हूँ। मैंने कहा था आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और अगर आप कुछ क्वेश्चन नहीं जानते हैं जिसका आंसर, सारे थम्स अप करो जी भैया, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, टाइम वेस्ट होता है दोस्त उससे। क्वेश्चन और आप सर्च कीजिए। आपको मम्मी पापा ने स्कूल क्यों भेजा था? ताकि आप पढ़ना लिखना जान जाएं। हम लोग आप लोगों को गाइड करने के लिए हैं। अभी ऐसे स्मार्ट स्टूडेंट कैसे बनोगे? बनना होगा कि भैया जो चीज मेरा डाउट है मैं उसको सर्च करूंगा। आज इंटरनेट के युग में, ये तो हमारे टाइम पे बात थी कि हम मान के चलो 2010 में पढ़ रहे थे तो हमारे पास साधन नहीं थे, है ना जी। अंकित कुमार कह रहे सर आप जितना पढ़ाएंगे मैं उस पर फोकस करूंगा। ठीक है। एक कह रहा डिफरेंस बिटवीन जज एंड एडवोकेट, ये ऐसा पूछेगा फिर कल को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। एडवोकेट का मतलब होता है दोस्त 3 टर्म होती हैं। एक होता है आपका LLB, इसको बैचलर ऑफ लॉज कहते हैं। वो व्यक्ति सिर्फ डिग्री धारक कर चुका है लेकिन वो लॉयर नहीं है अभी, जब तक उसकी LLB क्लियर नहीं हो जाए। जिसकी LLB क्लियर हो गई वो लॉयर है। एडवोकेट कब बनता है आदमी? जब कोर्ट में वो किसी का पक्ष लेता है। ये लॉयर और एडवोकेट का डिफरेंस आपको पूछना चाहिए। बैरिस्टर क्या होता है? जो विदेश जाके यूके में जाके लॉ की पढ़ाई करता है वो बैरिस्टर होता है।
लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में तो ये अंतर हुआ। और ये जब किसी के पक्ष का समर्थन कर रहे हैं तो किसके सामने करते हैं? जज के सामने। वो कौन है? वो न्याय देने वाला व्यक्ति है, ये न्याय का पक्ष लेने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है जी भैया, हमको बेसिक से पता है। बच्चा वो पता रखो, कमेंट में यहाँ क्वेश्चन मत रखना अच्छे, नहीं तो मैं इग्नोर करूंगा, और मैं कभी स्टूडेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहता, है ना। तो इसीलिए अगर आप इग्नोर होंगे तो उसका कारण आप खुद बनोगे। कहते हैं ना, दुनिया में भाव तब नहीं मिलता जब हम खुद कारण होते हैं उसका, नहीं तो भाव तो मिले। आगे आएंगे। टाइम पास करने नहीं आना है क्लास में, बुद्धिहीन बच्चों को क्लास में नहीं आना है, होशियार बच्चों की जरूरत है ना। तो होशियार बच्चे रहें। निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? अब आप उत्तर करो, ये मैंने कल समझाया था। तो बंदी, ये तो साथी हैबियस सबमिशन तो कुछ होता नहीं, हैबियस कॉर्पस होता है 24 घंटे में। ये क्या अधिकारी के खिलाफ हम आदेश देते हैं? मैंने कहा ना, अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा, रेड टेपिज्म का शिकार हो चुका है, रेड टेपिज्म का शिकार हो चुका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर उच्च न्यायालयों में से किस एक का अधिकार क्षेत्र है? मैंने बताया उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं, लेकिन देश में 28 तो स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। तो सीधी सी बात है, टोटल कितना हो गया? 28 और 8 36। अब 36 के लिए 25 हाई कोर्ट है, तो सीधी सी बात है, एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्य को भी डील करता है, या एक से ज्यादा राज्य प्लस यूटी को भी डील करता है? यस और नो? जी भैया, भाई संख्या कम है उनकी, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि अंडमान निकोबार। अब निकोबार के पास में क्या पड़ता है? आप इंडिया के मैप को देखते होंगे, इंडिया के मैप को जब आप देखते हैं तो निकोबार के पास में क्या पड़ता है बताएंगे? तो निकोबार इधर है ना आपका, आप कहेंगे इसके सबसे पास भैया पश्चिम बंगाल पड़ता है, और पश्चिम बंगाल अर्थात कोलकाता। तो कौन सी जो खंडपीठ है जो कहां पर होगी ये पूछा जाता है। जैसे बंबई है, बंबई हाई कोर्ट है। बंबई हाई कोर्ट तो एक तो महाराष्ट्र का तो हो ही गया, ये गोवा का भी है, गोवा का भी है, मुंबई का भी है, दमन क्षेत्र का है, दमन, दादर और नागर का कहां पर लगेगा हाई कोर्ट? वो भी यहां पर। तो जिनका वहां पर नहीं है उसी से तो क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मद्रास में किस यूटी का हाई कोर्ट है? अब मद्रास देखो किसको बोलते हैं? चेन्नई को। तो चेन्नई में तमिलनाडु तो होगा ही, लेकिन एक यूटी भी है, पुडुचेरी, पुडुचेरी, ये इंपोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी कहां पर पड़ता है, किस स्टेट में है भैया? असम में है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भैया जब 25 हाई कोर्ट हैं और स्टेट 28 है, तो यानी प्रत्येक राज्य के लिए तो हाई कोर्ट नहीं है, हाँ या ना? प्रत्येक राज्य के लिए